हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया है। हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, बने रहिएगा। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइटम पर क्लिक करके सपोर्ट करें। और प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ज़्यादा कंटेंट मैं ला रहा हूँ, सो आई नीड अ सब्सक्राइबर्स। नाउ आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे पहले तो ईडब्ल्यूएस है क्या एक्चुअल में, ठीक है। संविधान क्या कहता है रिजर्वेशन को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस कब आया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी है, हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। कंट्रोवर्सी, ठीक है, क्या इश्यूज हैं और क्यों ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। और फिर हम पढ़ेंगे क्या वर्डिक्ट आया है और क्या जजेस के स्टेटमेंट्स हैं। जो हम ईडब्ल्यूएस के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एनडीटीवी से। एनडीटीवी और गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उनका एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसके थ्रू हम जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस कैसे करा गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या लिखा है वो हम जानेंगे विकिपीडिया से। और जो पूरी कंट्रोवर्सी है, जो इश्यूज हैं, क्यों इसको चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में हम जानेंगे इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस और जो उसके ऊपर वर्डिक्ट आया है, क्या वर्डिक्ट है और जजेस की क्या स्टेटमेंट्स हैं और फ्यूचर को लेकर क्या कहा गया है इसके, और क्या चेंजेस की बात करी गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे barandbenches.com में, ठीक है। तो एंड तक बने रहना वीडियो में। नाउ स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लेक्चर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स को मैंने टाइम स्लैम्स में डाल रखा है। तो अगर आप कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते, सपोज आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में पता है, तो आप उसको स्किप करके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे जा सकते हैं, कंट्रोवर्सी पे डायरेक्ट वर्डिक्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से या फिर आपको वीडियो के नीचे चैप्टर का टाइम स्लैप्स मिल जाएगा, वहाँ से देखिएगा, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा ना। शुरुआत करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ी सी बेसिक्स जानकर, ठीक है। ये जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये 10% रिजर्वेशन देता है गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं हमारे इंडिया में, जो इकोनॉमिकली वीक, जो पुअर लोग हैं, जनरल कैटेगरी से, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उससे जो लोग हैं, उनको देता है 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये इंट्रोड्यूस किया था 7 जनवरी 2019 और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था थ्रू अ डॉक्यूमेंट। इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और हम थोड़ी सी देर में इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। बट अभी देखा जाए तो इसको चैलेंज करा गया था सुप्रीम कोर्ट में, किसी ओपोजिशन ने नहीं करा था। और वैसे ये 2019 में करा गया था, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, जब बीजेपी ने इसको किया था इलेक्शन से पहले के। तो ये इसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही था कि हम इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दें। अभी तक क्या हो रहा था? रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड हैं और जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था। अब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और इसको चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में। ओपोजिशन ने नहीं करा, बट कुछ लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और बहुत दिनों से ये चल भी रहा था। अब फाइनली 5 बेंच के जजेस ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया है और 10% जो कोटा है ईडब्ल्यूएस के लिए उसको क्लियर कर दिया गया है। गवर्नमेंट की इसमें विन हुई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के, जो उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चैलेंज नहीं करता, उसको वायलेट नहीं करता। तो अब इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने इसको डॉक्यूमेंट को रिलीज किया अपनी वेबसाइट पर। क्या बताते हुए? तो देखो, इन्होंने इसमें ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट रखा गया है सबके सामने, जिसमें इन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि ईडब्ल्यूएस में लाई करने का क्राइटेरिया क्या है। अब सबसे पहले तो ये बात है कि जनरल कैटेगरी के ही लोग इसमें लाई कर सकते हैं, ओनली फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो ओबीसी, एससी और एसटी ये एलिजिबल नहीं है इसमें लाई करने के लिए। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया 2 तरीके से है इसका। पहला क्राइटेरिया इनकम बेस्ड, दूसरा एसेट। इनकम और एसेट
मतलब अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है ये, बट इस एक ही क्राइटेरिया में दो चीज़ देखी जाएंगी। अब अगर बात करें इनकम की, तो इनकम जो है सीधी सीधी लिखी है, फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। मंथली नो, एनुअली 8 LPA, इससे कम होनी चाहिए। और इन्होंने इनकम की भी यहाँ पर डेफिनेशन दी है कि इनकम से क्या कहना चाह रहे हैं। इनकम इनकी सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई FD करा रखी है उस पर इंटरेस्ट आया उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, नहीं। सैलरी जो है, जो एग्रीकल्चर से मिल रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन, जो आपके रेगुलर पेमेंट है, जो आपका कह सकते हैं जो जिस प्रोफेशन में आप हो, जो जॉब आप करते हो, जो बिजनेस आप करते हो, वो जो कोर है उसकी जो आएगी इनकम, उसकी जो इनकम होगी मनी इनकम, उसी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये है इनकम क्राइटेरिया। अब दूसरा आता है एसेट बेस्ड। तो देखो एसेट बेस्ड में ना प्रॉपर्टी के बारे में दिया है। अब प्रॉपर्टी देखो इसमें दो तरीक़ों से दिया है, एक तो एग्रीकल्चरल लैंड और एक रेजिडेंशियल। अब अगर लैंड की बात करें तो उसमें 5 एकड़ से कम की एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए आपकी, 5 एकड़ से लेस देन 5 एकड़, ठीक है, लैंड। अब अगर बात करें रेजिडेंस में तो उसमें भी प्लॉट और फ्लैट। अब प्लॉट की अगर हम बात करें तो प्लॉट जो म्यूनिसिपलिटी का एरिया है अगर उसके अंदर आती है तो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें प्लॉट की, रेजिडेंशियल प्लॉट, तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से अगर म्यूनिसिपलिटी के अंडर आती है तो 100 से कम होनी चाहिए, और अगर म्यूनिसिपलिटी के बाहर आती है तो 200 से कम होनी चाहिए रेजिडेंशियल प्लॉट की का एरिया। और अगर रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट, इससे कम होना चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट अगर गज में बात करें तो 110 गज के अराउंड ये बैठता है, तो लगभग आपका 100 गज के आसपास होना चाहिए, बस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप बेसिकली दो टर्म आई हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। एक तो टर्म आई थी इनकी इनकम की, ठीक है, इनकम जो भी इनकी इनकम है, और दूसरी टर्म आई है फैमिली, दूसरी टर्म आई है फैमिली। तो इन्होंने फैमिली की डेफिनेशन दी है। इनकम को तो मैंने आपको समझा दिया, इनकम की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है। फैमिली की डेफिनेशन उन्होंने देते हुए कहा है कि फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स, सबसे पहले तो जो जो जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो उसके पेरेंट्स, ठीक है, जो सीकर है बेनिफिट्स का, फिर उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग 18 से कम के, उसके बच्चे 18 साल से कम के, ठीक है, उसके सिबलिंग्स 18 साल से कम, उसके चिल्ड्रंस 18 साल से कम, और उसके स्पाउस, ठीक है। ये फैमिली की डेफिनेशन दी है इसमें। और इसको प्रूव करने के लिए ना एक आईडी बनती है, उसको कहते हैं समृद्ध आईडी, ठीक है। समृद्ध आईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। समृद्ध आईडी इज अ डिजिटल फैमिली ट्री, आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होती है, और एक डिजिटल फैमिली ट्री है जिसमें आधार कार्ड के थ्रू सब अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को आप इंक्लूड करते हो। तो उससे पता चलता है अगर आपको कोई भाई बहन है और 18 से ऊपर हो गया तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें, उसकी इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं उनकी इनकम इंक्लूड नहीं करी जाएगी, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रंस वाला फैक्टर है ना, ये बड़ा अजीब है, ये काम का नहीं है एक्चुअल में। मैं आपको बताऊं ये काम का नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि अगर किसी के बच्चे 18 साल से ऊपर है, किसी का बच्चा अगर 18 साल से ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि उस बंदे की एज कितनी होगी, क्या वो वाकई में एलिजिबल होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही कुछ एग्ज़ाम या कोई रेयर जॉब होंगी जिसमें वो एलिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया वो तो जनरल का ही लगेगा, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है एज क्राइटेरिया उसका ही लगेगा। क्यों? मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बताया था इस बारे में कि ये जो रिजर्वेशन मिल रहा है ये दो चीज़ों के बेसिस पे मिल रहा है, एक तो गवर्नमेंट जॉब्स और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पे मिल रहा है। बाकी जैसे जो SC ST OBC PWD हैं, ठीक है, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ये तो PWBD हो गया है, पहले PWD था अब वो PWBD हो गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और इसमें भी 3 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें भी अलग अलग होते हैं, वो सब होता है कि पार्शली है और क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली मोटा मोटी आपको यही जानना है कि क्राइटेरिया क्या है। एक तो इनकम पे क्राइटेरिया है, ठीक है, वो है, और प्लस कोई अलग नहीं है वो, और नहीं, एंड एसेट्स, ठीक है। तो 4 तरीके से एसेट को देखा जाता है और एक देखा जाता है इनकम को। अब इन्होंने इसमें सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी, उसके बारे में भी लिखा है। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं और जो ADM है, ठीक है, उनके अप्रूवल से जाएगा, बट एट द एंड इसको लेकर रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है तहसीलदार,
जो तहसीलदार होता है वो उसको रिस्पॉन्सिबल है और पटवारी इसकी वेरिफिकेशन करेगा। जो पटवारी होगा वो इसकी वेरिफिकेशन करेगा। तो राइट नाउ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छी एनडीटीवी की एक रिपोर्टिंग दिखाई दी है उन्हीं के न्यूज़ आउटलेट पे। उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं ऑन ईडब्ल्यूएस कोटा केस। ठीक है, जो ये केस हुआ है ना इसके ऊपर इन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं। पहली चीज़, इन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि ये जो मूव है ये क्या है, वोट के लिए पॉलिटिकली, मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप है बाय द बीजेपी। इसके बारे में मैं बोलने वाला था बट मैं रुक गया था स्टार्टिंग में। अगर आपने देखा तो मैंने कहा कि जो 2019 के इलेक्शंस हुए थे उससे जस्ट पहले लाया गया। मैं बोल रहा था, फिर मैं शांत हो गया। तो यहाँ पर भी एनडीटीवी ने भी साफ साफ यही लिख रखा है कि जो की वोट बेस है बीजेपी का, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस को लाया गया है। और ये एक पॉलिटिकली हम कह सकते हैं मोटिवेटेड मूव है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि जैसे ये 103rd, ये वाली बात मैं शायद कहना भूल गया, अच्छा वहाँ लिखा गया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd अमेंडमेंट है, संशोधन, संवैधानिक संशोधन 130वां संवैधानिक संशोधन है। और जैसे ये संशोधन किया गया इसको तुरंत चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। 40 पिटिशनर ने मिलकर इसको फाइल किया है। और कुछ टाइम पहले मैंने जब लेक्चर लिया था इसके ऊपर अपने डीएनए में, डेली न्यूज़ एनालिसिस, अगर आप नहीं देखते हैं तो उसको देखिएगा। मैं डेली डीएनए लाता हूँ, डेली न्यूज़ एनालिसिस मॉर्निंग में। मैंने उसमें भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो राइट नाउ जज हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी कल टर्म पूरी हो रही है, यूयू ललित, आप इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया था। ये भी डीएनए में मेंशन्ड है, आप जाकर देखना उसको। तो यूयू ललित ये क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह आ रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, कल ये रिटायर हो जाएंगे और इससे पहले इन्होंने ये वर्डिक्ट ला दिया। 40 पिटिशनर ने करा था, किसी को कांग्रेस इंक्लूड नहीं थी, कोई और इंक्लूड नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ ये 40 इंडिपेंडेंट पिटिशनर थे और जिनके ऊपर जिनको सुना गया। अब इन्होंने इसको चैलेंज क्यों किया गया, उसके एस्पेक्ट को लेकर, उसके जो क्राइटेरिया हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, उसको लेकर चैलेंज किया कि किस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे जो संविधान का जो कह सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको चैलेंज करता है। और जो नेशनल कैप लगा रखी है 50% से ऊपर नहीं मिलेगा, वो जो नेशनल कैप लगी हुई है कि 50% से ऊपर कोई भी नहीं दे सकता, ये उसके एडिशनल ही है। वैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है ना, हमारे उसमें एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है बट सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, आई थिंक 2007 के आसपास का था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकता इकोनॉमिकली बैकवर्ड को। ठीक है, हर स्टेट का अपना इकोनॉमिकली बैकवर्ड को जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, उसको देने का क्राइटेरिया है। तो कोई भी 50% से ऊपर नहीं दे सकता। अब सपोज किसी को 1% मिल रहा है अनरिजर्व्ड से, उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया मान लो 48। अब 48 के ऊपर 10 और लग जाएगा, जो बन जाएगा 58। और ये किससे ऊपर हो गया, 50% से ऊपर हो गया। तो ये उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अफेक्ट करता है ये जो चेंज है। ऐसा पिटिशनर्स का कहना है, ऐसा जो पिटिशनर्स है ना उनका कहना है। अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी आंसर है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पक्ष में ही इसका वर्डिक्ट भी आया है। पहला पॉइंट तो ये बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फोर्स तो नहीं करा जाएगा, कहीं फ्यूचर में उनको फोर्स करा जाने लगे और कह जाने लगे कि आप इसको फॉलो करोगे, इस ईडब्ल्यूएस के पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये अनएथिकल है। क्यों तीसरा, यहाँ से आता है तीसरा पॉइंट, क्यों अनएथिकल है, क्योंकि ये हिस्ट्री की जो साइडलाइन है, जो कास्ट, रिलीजन और ट्राइब के ऊपर जो हमने रिजर्वेशन को, बाबा साहेब ने जो प्रपोजल रखा था कास्ट वगैरह को लेकर, उसको चैलेंज करता है। ये कहना तो पिटिशनर्स का है, गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये अपलिफ्ट करने के लिए उन पीपल को जो पॉवर्टी में है, उन लोगों को पॉवर्टी से
बाहर निकालने के लिए है। और ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेनेट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल भी ज़रा सा भी वॉयलेट नहीं करता। और यही एक टॉपिक था जिसके ऊपर दबा के डिबेट छिड़ी है और काफ़ी टाइम से ये डिबेट चलती आ रही है। 2019 से, मैंने आपको बताया कि 2019 में ये पास करा गया जनवरी के टाइम पर, और तुरंत जैसे ये पास करा गया इसके ऊपर पटिशनर्स ने पटिशन्स डाल दिए सुप्रीम कोर्ट में। और उस टाइम पर ये 3 जज की बेंच, जो 3 जजेस की बेंच थी, 3 जजेस, उनके अंडर था। और बाद में इसको 2019 में ही 5 जजेस की बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अब तक वो उन्हीं के साथ चल रहा था। और आज उसका आंसर आया है। 6.5 घंटे इसके ऊपर डिबेट चली है, उसके ऊपर डिस्कशन चला है 6.5 घंटे। उसके बाद आज इसके ऊपर वर्डिक्ट आया है, और जो 5 जजेस के बेंच थे जिनके लीडर थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब, उदय उमेश ललित, ठीक है, ये नाम मुझे भी नहीं बताता इनका पूरा, यूयू ललित, तो वो आज रिटायर भी हो रहे हैं। एक्चुअली कल रिटायर हो रहे हैं, तो आज उन्होंने केस को अपना ये डिलीवर कर दिया है, क्योंकि रिटायरमेंट वाले दिन यार किस पे इतना टाइम है। ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत EWS के बारे में बता दिया है, ठीक है, जो मुझे लगता है बेसिकली आज के बेसिक्स आए और आज के लेक्चर के लिए बहुत होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है, और आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी देख सकते हैं आगे के लेक्चर्स के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहना ये है कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 वो बताता है कि क्या हम जो रिजर्वेशन देंगे, जो भी प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस हैं, किसके एडवांसमेंट के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एडवांसमेंट के लिए उनको जो स्टेट होगी कुछ स्पेशल एडवांटेज देगी, कुछ चीज़ें ऐसी देगी। बट यहाँ कहीं भी इसके बारे में नहीं है कि इन फ्यूचर हम इकोनॉमिकली नहीं दे सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं ये तो लिखा है कि सोशली और एजुकेशनली दे सकते हैं जो बैकवर्ड हैं, बट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको नहीं दे सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और आर्टिकल 16 और 15 इसके ऊपर बात भी करते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 बताता है कि हमें जो एजुकेशनली है और जो सोशली बैकवर्ड है उनको देना चाहिए एडवांसमेंट। और आर्टिकल 16 कहता है कि जो किसी भी चीज़ में पिछड़े हुए हैं, जिन जो इक्वलिटी में नहीं है, ठीक है, जिनको इक्वल चीज़ें नहीं मिल पाई शुरू से, उनको अपलिफ्ट करने के लिए और उनको इक्वलिटी में लाने के लिए, सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए और उनको स्पेशल रिजर्वेशंस देने चाहिए। तो यहाँ से साफ ये चीज़ दिखती है कि हम इकोनॉमिकली कर सकते हैं। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको इकोनॉमिकल बेसिस पर जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी कंट्रोवर्सी क्या है और इसके ऊपर और क्या कंट्रोवर्सी, जब साफ साफ है कि हम इकोनॉमिक बेसिस पे करवा सकते हैं, ठीक है, और कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी नहीं टूट रहा, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है? यही सारी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम इसकी दो तरीके से आई। एक तो जो एजुकेशन, जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है वहाँ से प्रॉब्लम आई है। एक तो निकल कर प्रॉब्लम क्या है वहाँ से कि जो इसकी एलिजिबिलिटी है ना वो थोड़ी स्टेबल नहीं है। किस तरीके से? सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये तो बताया कि 8 LPA चाहिए, ठीक है, फैमिली इनकम 8 LPA से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर हम रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो वो किससे कम था? 110 गज से कम, है ना, 110 गज से कम, मैंने अभी डिस्कस भी किया था। तो अगर इसी को हम देखें तो मान लो एक तो फैमिली है 2 जनों की, जिसमें 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, और एक फैमिली है 10 जनों की, ठीक है। और अगर 2 जन वाली फैमिली है, इनकी तो है 7 LPA, ये लाई कर रहे हैं। और दूसरा जो इनकी प्रॉपर्टी है वो कितनी आ रही है? वो मान लो आ रही है 100 गज, ठीक है, वो आ रही है 100 गज। और जो 10 मेंबर की फैमिली है, 10 मेंबर की फैमिली, उनकी मान लो 9 LPA आ रही है। कितनी? 9 LPA सालाना, और उनकी प्रॉपर्टी 200 गज है। तो अब आप ये बताओ पर हेड कितनी आई, एक बंदे के ऊपर कितनी हुई? जब 2 जनों की फैमिली है ना, तो पर हेड 3.5 LPA हो गई एक जने की, और 10 जने की फैमिली में कितनी हो गई? 90,000। किसकी ज़्यादा है? इनकी ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, ये तो लाई कर रहे हैं क्राइटेरिया में, 8 LPA से कम है और 110 गज से कम है, ये तो लाई कर रहे हैं, ये लोग तो नहीं कर रहे। जबकि ये ज़्यादा गरीब हैं। जो 10 जनों की फैमिली है, जो जिनकी 9 LPA है, उनकी पर हेड 90,000 बनती है, ठीक है। और जबकि जो 2 जनों की फैमिली है, जिनका जो फैमिली इनकम कम है,
उनकी पर हेड तो ज़्यादा बनती है। और अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो 10 जने 200 गज में हैं, तो पर हेड कितना हुआ 20 गज। और यहीं 2 जने 100 गज में हैं, तो पर हेड कितना हुआ 50 गज। तो ज़्यादा होने के बाद भी, दोनों क्राइटेरिया में ज़्यादा होने के बाद भी ये फैमिली तो लाई कर जाएगी ईडब्ल्यूएस में, इनको तो मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस का कोटा। बट इस फैमिली का क्या, गरीब तो ये हैं, ये 10 जने रह रहे हैं कुल 200 गज के मकान में, इनकी 9 LP है तो कितनी है, कुछ है भी, नथिंग। और इनको नहीं मिलेगा। एक तो ये कंट्रोवर्सी राइज होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पुअर को दे ही रहे हो, देखो एक चीज़ जेन्युइन भी है, दोनों ही पॉइंट्स ही जेन्युइन है कि अगर आप पुअर को दे रहे हो, पहला तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब दूसरा आता है कि पुअर को जो आप दे रहे हो तो आपने एक्सक्लूड क्यों किया, किसको, ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों को एक्सक्लूड क्यों किया, सिर्फ अनरिजर्व्ड ही क्यों, ये क्वेश्चन आता है। और ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया पे देना ही है ना, तो आप ना सबको दो, जो भी इनमें से लेना चाहता है वो ले, सिर्फ अनरिजर्व्ड ही क्यों। दूसरी कंट्रोवर्सी ये है। और बाकियों की मैंने बात करी है कि जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको लेकर प्रॉब्लमेटिक है, कानून के खिलाफ है, ये सब चीज़ें मिलकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसी के ऊपर 6.5 घंटे डिबेट भी चली है, और कई सालों से 2019 से चलती आ रही है, ठीक है। 4 साल हो गए हैं, होने जा रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, सॉरी 3 साल। अब ना वर्डिक्ट क्या है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 5 जो जजेस थे उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वर्डिक्ट क्या है, फ्यूचर के लिए क्या बातें करी गई हैं ना। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा 3:2 मैंने लिख रखा है, आप किसी भी न्यूज़ आउटलेट पे देखेंगे ना 3:2 मिलेगा। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 5 जजेस की जो बेंच थी इसमें 3:2 में गया है, ठीक है। 3 ने इसको ईडब्ल्यूएस को सपोर्ट किया है और 2 ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। एक्चुअली ये नहीं कहा कि ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए, कहा इन्होंने भी ऐसा नहीं है, बट जो अभी के नॉर्म्स हैं ईडब्ल्यूएस के उसको क्रिटिसाइज किया है। अब क्या क्या कहा है किस किस ने, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो जस्टिस महेश्वरी है ना, उनका कहना ये है कि देखो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली बैकवर्ड को देना नहीं लिखा था रिजर्वेशन, बट दैट डजेंट मीन्स कि हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वो लिखा है एजुकेशनल और सोशल, ठीक है, कास्ट बेस्ड, एजुकेशनल और सोशल इनके ऊपर लिखा है। बट वहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम इन फ्यूचर इकोनॉमिकली नहीं दे सकते। तो ये किसी भी हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं से भी वॉयलेट नहीं करता। और जो 2 जजेस और हैं जो इनके सपोर्ट में थे, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है। और जो जस्टिस त्रिवेदी थी, इनका कहना यह है कि इसको रिविजिट करा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस बात को क्या ये देख लें कि या तो ईडब्ल्यूएस करो या ना करो, ठीक है करो, बट इसको रिविजिट करो, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिविजिट, उसको थोड़ा चेंज करो, उसको और मॉडिफाई करो कि ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी और ज़्यादा लेकर आए, उसकी तरफ देखो, ठीक है। और इससे एग्री किया है इन्होंने पर्दीवाला, जस्टिस जेबी पर्दीवाला, इनका कहना यह है कि हाँ दोनों की स्टेटमेंट सही हैं। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने अपनी तरफ से ऐड करी है, दैट इट मस्ट नॉट बी इनडेफिनेट। जिस तरीके से एजुकेशनल और सोशल एक टाइम पे ये कहा था कि डेफिनेट टाइम के लिए होगी, ये हमेशा के लिए नहीं होगी, बट उसके बाद ये नहीं हट पाई, ठीक है। ये जो है इनडेफिनेटली हो गई, ये चलती चली गई, बार बार संशोधन होता रहा और ये चलती चली गई, जो हमारी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। तो इन्होंने कहा है कि शुरू से ही इसको इस तरीके से लेके चलो, इनकम बेस्ड को, इकोनॉमिकली बेस्ड को और फाइनेंशियली बेस्ड को, जो आप कहना चाहो, इसको शुरू से इस तरीके से लेकर चलो कि इनडेफिनेट टाइम के लिए ना जा पाए, इनका ये कहना है ना। अगर अब हम बात करें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस भट्ट, रविंद्रन भट्ट, ठीक है, बहुत कमाल के जस्टिस हैं ये भी, आप इनकी जजमेंट सुनिएगा, ठीक है। इन दोनों ने क्या कहा, ये क्यों एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस के समर्थक नहीं थे, इन्होंने डिनाई नहीं करा ईडब्ल्यूएस को, बट इन्होंने सपोर्ट भी नहीं करा। क्यों, इनकी तरफ से कहना यह था कि पुअर को, जो ओबीसी, एससी, एसटी
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो उसके पुअर्स हैं उनको इंक्लूड ना करना एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। और ये एक शर्म की बात है कि हम गरीबों में भी डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। वैसे अब हम भी सोचे तो काफ़ी अजीब सी बात है ना कि गरीबों में डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी के जो गरीब हैं वो भी गरीब है ना। तो सिर्फ और इलॉजिकल बात भी है कि अनरिजर्व्ड के गरीब गरीब है ना, मतलब साडा कुत्ता टॉमी तोड़ा कुत्ता कुत्ता जो भी है, शायद उल्टा बोल गया हूँ मैं, बट जो भी है ये गलत है कि सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी गरीब गरीब है और बाकियों के नहीं है। तो ये एक इन दोनों को ये पॉइंट लगा, इन्होंने इसी बात पर उसको बैकफायर भी किया है। देखो मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और भी कुछ चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ओवर द टॉप हो जाएगी। आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर एक बार टोकूंगा, हमारे स्टडी आइकन एजुकेशंस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, बहुत सही लेवल का कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, वट एवर यू वांट टू डू, एक बार विजिट तो एटलीस्ट करें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।